ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज एक और खबर आई है अननोन लोगों की तरफ से। और कल से ट्विटर पे भगदड़ मची हुई है, हलचल मची हुई है कि मसूद अजहर, जिन्होंने इंडिया को हमेशा के लिए तबाह करने का ऐलान किया हुआ है, जब वो रिहा हुए थे कराची गए 10,000 लोगों के मजमे में, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि इंडिया की धज्जियां उड़ा देनी है और इंडिया का सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड जो दहशतगर्द है वो मसूद अजहर है। तो कल से खबरें आई हुई हैं कि मसूद अजहर, एक धमाके की वीडियो भी चल रही है कि मसूद अजहर मारे गए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कि कहीं ये दाऊद इब्राहिम की तरह की झूठी खबर ना हो, झूठी अफवाह ना हो, वी डोंट नो एनीथिंग। लेकिन ट्रोलिंग भी बहुत होती है, कुछ पता नहीं होता, इंफॉर्मेशन की बात होती है और ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है। ये क्या हमारे ही कुछ सेंसिटिव इदारे जो हैं वो इन लोगों को मार रहे हैं या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इन लोगों को मार रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके ऊपर क्या है, मसूद अजहर कौन है, इन्होंने क्या क्या कारनामे सारे अंजाम दिए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में भी लिख के बताएं कि आपके मसूद अजहर साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं। आपको क्या लगता है कि वो वाकई ही मारे गए हैं, जन्नत में 72 हूरों के पास भेज दिए गए हैं, या ये एक और दाऊद इब्राहिम की तरह की झूठी खबर हो सकती है। और अगर जो आज मैं आपको उनकी बायोग्राफी बताने लगा हूं उसमें अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी नीचे जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहा जाता है कि मसूद अजहर 1968 में बहावलपुर में पैदा हुए और बचपन से ही दीन की तरफ इनका रुझान था। 11 बहन भाई थे, उनमें से एक ये भी थे। 8वीं जमात में 8th क्लास में ये स्कूल से भाग गए और एक मदरसे में चले गए और फिर वहां पर इन्होंने ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में सीखा, जिहाद के बारे में सीखा। इस्लाम एक रिस्पॉन्सिबल मुसलमान के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, कत्लो गारत की, लोगों के मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करके इस्लाम के झंडे लहराने की, ये वाली बातें इन्होंने सीखी। और फिर 1979 में सोवियत आ गए अफगानिस्तान में, तो ये वहां पे चले गए। वहां पे इन्होंने जिहाद किया, मुजाहिदीन के साथ इनकी वहां पे दोस्तियां हुई और फिर वहां पे जिहाद करते करते इनको काफी चोटें लगी, जख्मी हो गए, जिसकी वजह से फिर इन्हें वापस भेज दिया गया। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने अपनी सारी जो अटेंशन है वो इंडिया की तरफ कर दी और इन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाने का अज़म कर लिया। तो वहां से इनकी जो दहशतगर्दी की जो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, वहां से उसका आगाज होता। तो पहला इनका जो मेजर कारनामा है वो 1993 में ये कीनिया जाते हैं और वहां से सोमालिया जाते हैं और वहां पर जाकर अलकायदा वगैरह के साथ मिलके वहां पे दहशतगर्दी करते हैं। और इनका जो मेन काम था वो यमन से जहादियों को सोमालिया में लाना था और वहां पे उनके साथ दहशतगर्दी के कारनामे सर अंजाम देते थे। फिर उसके बाद 1994 में ये लंदन भी गए, क्योंकि उस वक्त गोरे बेचारों को नहीं पता था ये लोग ये क्या बीमारी है। तो वहां पर स्पीकिंग टूर पे गए और वहां पर इन्होंने काफी रिक्रूटमेंट की और मैं अब ये कोट कर रहा हूं उनको कि उन्होंने कहा कि अल्लाह की खातिर कत्ल करना हर मुसलमान का फर्ज है। और वहां पर इसके बाद बीबीसी ने बहुत बाद में आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद इंसान है जो ब्रिटेन में जहाद को लेकर आया। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। और कहा जाता है कि 7 जुलाई को जो लंदन में जो धमाके हुए थे उसके अंदर भी इनका हाथ था। एक 2006 में लिक्विड बम बनाने की टेक्निक थी, वो भी इन्होंने स्मगल करने की कोशिश की, करवाई इन्हीं के बंदों ने, लेकिन वो नाकाम हो गई। बड़ा मशहूर केस है। तो बहरहाल वो वहां से फिर वापस आ जाते हैं। फिर 1994 में ये कश्मीर जाते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ, डिफरेंट नाम के साथ, लेकिन वहां पर जो इस्लाम के लिए जो खिदमात पेश कर रहे थे उन्हीं सिलसिले में ये अरेस्ट हो जाते हैं। और जब अरेस्ट होते हैं तो इनका बयान है, तो ये उनको वहां पे इंटेरोगेटर्स को कहते हैं कि 12 मुस्लिम मुल्कों से जहादिये आ गए हैं और हम कश्मीर को आजाद करके ही छोड़ेंगे। 1995 में 5 वेस्टर्न टूरिस्टों को कश्मीर में उठा लिया जाता है। एक उनमें से भाग जाता है, एक के बेचारे का सर तन से जुदा मिलता है और बाकी 3 जो हैं उनका आज तक पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। तो जिन लोगों ने उनको किडनैप किया था उन्होंने डिमांड की थी कि मसूद अजहर को रिहा किया जाए। ऑब्वियसली वो रिहा नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद, क्योंकि ये हाई वैल्यू टारगेट था, इनके जो छोटे छोटे जहादिये थे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हमारा कमांडर कैसे पकड़ा गया। तो बहरहाल उन्होंने फिर उसके बाद 1999 में, आपको याद होगा, इंडियन एयरलाइन का जहाज हाईजैक किया। उसके अंदर सैकड़ों पैसेंजर्स थे। वहां से पहले पाकिस्तान लेके जाने की कोशिश की कि पाकिस्तान का हमने इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि जाहिर बात है फिर तो सबको पता लग जाना था हैं ये तो आपके लोग हैं। तो फिर वहां से उठा के उनको कंदहार लेके जाया गया
और वहां से डिमांड की गई कि मसूद अजहर और 2 और दहशतगर्दों को रिहा किया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, चूंकि उनको अपने शहरियों की परवाह थी, उन्होंने कहा चलो लिव टू फाइट अनदर डे वाला काम करते हैं, और उन्होंने मसूद अजहर को रिहा कर दिया और इस तरह जो हाईजैकर्स हैं उनकी जान छुड़वाई। फिर जैसे ही उनको रिहा किया जाता है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं। पहले पाकिस्तान कहता है कि हमें तो पता ही नहीं वो किधर गायब हो गया है, अंडरग्राउंड हो गया, हमें नहीं पता। फिर प्रेशर उनके ऊपर डालते रहे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। फिर पता चलता है एकदम से 10,000 के मजमे के सामने कराची में वो कहते हैं कि मैंने इंडिया की ईंट से ईंट बजा देनी है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। और फिर उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। किसी को नंबर 1 एजेंसी को किसी को नहीं पता चलता कि वो किधर जाते हैं। तो ये थी 99 2000 तक की कहानी। फिर उसके बाद आपको पता है 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर दिल्ली में हमला होता है, काफी लोग मारे जाते हैं, सारे दहशतगर्द भी मारे जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर के ऊपर आ जाती हैं। ये वो वक्त था जब मैं बड़ा पक्का पाकिस्तानी हुआ करता था और मैं ये समझता था कि हर बात झूठी है। और ये बड़ी एक अजीब सी जहनी कैफियत थी कि एक तरफ हम खुश भी होते थे कि देखो इंडिया को हम नाको चने चुपवा रहे हैं, इनको मार रहे हैं, और फिर जब वो इंडिया रिटेलिएट करता था तो हम कहते थे यार ये सारा झूठ है, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबरी है। तो ऑब्वियसली अब जब आपका ये डॉगमे से दिमाग खुलता है, नेशनलिज्म का डॉगमा हो या रिलीजन का डॉगमा, तो आप देख सकते हैं कि यार आप पहले उछल करते हो, उंगली करते हो, शरारत करते हो, और फिर जब अगला आपको पलट के मारता है तो आप आगे से ड्रामे करने लगे। तो यही काम हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं। पहले रॉकेट मारते हैं, पहले उनके लोगों को मारते हैं, कत्लो-गारत करते हैं, रेप करते हैं, फिर जब वो आगे से चपेड़े मारते हैं तो रोने लग जाते हैं। तो ये एक ही पता नहीं क्या ज़हनी कैफियत है। अगेन मुझे समझ है ज़हनी कैफियत की, क्योंकि जब आपका एक नजरिया होता है और आप उसी के ऊपर बिलीव करते हैं तो हकीकत चाहे आपके सामने रख दी जाए, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। एनीवे, तो ये वो कैफियत 2001 में ये हुआ। फिर मुझे याद है उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने फिर एटमी जंग की धमकी दी थी, तो फिर दुनिया के कान खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा चलो जी थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, नहीं तो ये जंग जो है ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक होगी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में वो घूमता फिरता रहा। 2008 में फिर मुंबई वाला वाकया होता है, उसके अंदर भी मसूद अजहर को मास्टरमाइंड कहा जाता है। फिर उसके बाद 2016 में पठानकोट होता है, उसमें भी इसी को मास्टरमाइंड कहा जाता है। डायरेक्ट जो एविडेंस मिलता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही थी मसूद अजहर की और उनके बंदों की इन जहादियों के साथ। फिर 2019 में पुलवामा का हमला होता है, उसके अंदर भी मसूद अजहर को कहा जाता है। तो इस बंदे की वजह से बहुत सारा खून बहाया गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अपना हीरो मानते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो इंडिया बहरहाल प्रेशर डालता रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर कि भाई ये करो, तभी FATF हाफिज़ुल्लाह ताला की जो तलवार है वो मजीद सख्त होती गई पाकिस्तान के ऊपर। और लेकिन चूंकि पाकिस्तान का साथ हमेशा हिमालय से ऊंची पताल से गहरी पाक चीन दोस्ती है, चाइना ने तकरीबन 5 दफा UN सिक्योरिटी काउंसिल की इस रेजोल्यूशन को वीटो किया जिसमें मसूद अजहर को एक दहशतगर्द डिक्लेयर करना था। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी हथियार डाल दिए 2019 में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार ये जो सांप है ना जहाद का, ये सिर्फ वेस्ट को या इंडिया को ही नहीं काटेगा, चाइना को भी काटेगा। शी जिनपिंग आए, उन्हें भी पता चल गया कि यार ये तो को पता है शिनजांग में वो क्या कर रहे हैं, ये जहादी तो किसी के भी नहीं होते, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, किसी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानते, ये सिर्फ अपने जहाद को मानते हैं। तो बहरहाल ये अब तक की इनकी कहानी थी। पाकिस्तान ने इनको एक दफा बीच में इनको जेल भी की थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने 2002 में इसको आजाद कर दिया। ऐसी गेमें भी होती रही, और फिर जब इनको पर जब भी बाहर से प्रेशर आता था तो ये कहते थे भाई हमें नहीं पता ये किधर है, तो या तो मानो या उसे पकड़ो या मारो या जेल में डालो, दोनों तरफ से गेमें खेलते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली 2 नंबरियां हम लोग हमेशा से करते आए हैं। अब लगता है पता नहीं इंडिया करवा रहा है या हमारे अपने लोग कह रहे हैं कि ये एसेट्स जो हैं ये अब लाइबिलिटीज बन गए हैं, इसलिए इनको मारना शुरू कर दिया। ये भी नहीं पता खैर ये मारा गया कि नहीं। अगर ये मारा गया तो ये तो ही इज द मोस्ट हाई वैल्यूड टारगेट होगा अगर हम दुनिया के लिए भी देखें। FBI ने भी इनसे इंटेरोगेशन की थी जब इन्होंने 5 वेस्टर्न टूरिस्टों को पकड़ा था कश्मीर में और उनको मार दिया था। BBC ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, इसको पूरा जहाज जो बरतानिया में आया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर डाली। ओसामा बिन लादेन के साथ भी इसके लिंक्स थे, अलकायदा के साथ भी इसके लिंक्स थे। तो ये कहानी है मसूद अजहर की। 55 साल या 60 साल, 55 साल इनकी तकरीबन उम्र है। पता नहीं कितना सच है, कितना अरसा ये जिंदा रहते हैं या जिंदा हैं या हैं भी नहीं, इसका नहीं पता। शायद अगले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इनके साथ। तो एनीवे, मैंने कहा कि अपनी कमेंट्री कम करूं, आपको जरा फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। और जो मेरे पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं, जैसे मैं एक ज़माने में होता था कि नहीं हमारा मुल्क कोई ऐसी गलत काम नहीं करता, हम इस तरह के कातलों को हम इनको सपोर्ट नहीं करते, शायद उनके कानों में ये बात पड़े तो खुद अपने दिल से पूछिए कि अगर कोई भी दूसरे मुल्क का आदमी आके आपके मुल्क के अंदर ये हरकतें करे
करें कि आपको क्या लगेगा, और अगर आपको सच लगता है कि वो सही है तो फिर ओन करो उसको, पूरी दुनिया के सामने कहो हाँ ये हमारा बंदा, हम ये इसलिए कर रहे हैं। तो ये दोनों तरह से चौके छिक्के मारते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो लेकिन मेरे अंदर की दिल की उम्मीद ये है कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनके जहनों में ये बात अब आ गई होगी कि जैसे ये मसूद अजहर कह रहा था जब ये पकड़ा गया था 1994 में कि 12 मुल्कों से मुसलमान जहादी आ गए हैं, हम कश्मीर इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, कश्मीर को आज़ाद करेंगे, 1 इंच भी जमीन नहीं ले सके। ये जो पॉलिसी दहशतगर्दी की है, इससे सवाए बेइज्जती के हमें और कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया आपसे डरती है, पूरी दुनिया आपके मुंह पे छितर मारती है, पूरी कोई दुनिया में आपकी इज्जत नहीं है, आपको दहशतगर्द कहा जाता है। और जो बाकी की रही सही कसर है वो रोज इंग्लैंड से खबरें आती हैं कि किस तरह आपके मोमिनीन पाकिस्तानी जो वहां पे पले बड़े हैं, किस तरह वहां की गोरी लड़कियों के रेप करते हैं। तो एक पूरी हमारी सोसाइटी की री एजुकेशन होने की जरूरत है, जो हमने बचपन से अपने बच्चों को पढ़ाया। शायद अब वक्त आ गया, कितने अगले इसी तरह 70 साल आप और जाया कर देंगे, यही जहाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जहाद और ये डबल गेमें खेल खेल के क्या मिल गया? आपने अपना आधा मुल्क तोड़वा लिया, कोई इकोनॉमी में आपकी कहीं पे कोई जगह नहीं है, कोई दुनिया में आपका मकाम नहीं है, चौथा दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट आपका है, कहीं पे आपको कुछ नहीं। तो मिला क्या है? जो कुछ किया गलत ही किया ना। पहले तो चले हमें उम्मीद होती थी कि हाँ भी इंडिया भी हमारी तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो भी गरीब है, वो भी भूखे हैं, उनके पास टॉयलेट नहीं है वगैरह वगैरह। वो चांद पे पहुंच रहे हैं, 600 अरब डॉलर की उनकी इकोनॉमी हो गई है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी 2040 से 50 तक। हमने कहाँ पे रहना? तो अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम दें, ये जादों जूदों से निकालें ये फजूल जो बातें आपने रखी हुई हैं। अब वो दुनिया नहीं रही कि आपने घोड़े पे कुछ बांदर बैठा दिए, उनकी दाढ़ियां उगा दी और तलवारें उनके हाथ में पकड़ा दी तो वो जी सबकी गर्दनें उड़ा देंगे। अब ऐसा नहीं होता। वो देख लें वो हमास वालों की जो पॉलिसी है वो क्या हो रहा है, उनके अपना पूरा उन्होंने गजा की पट्टी बर्बाद करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।